लेक्चर जो है, सेशन है, हमें हर सेशन इंटरैक्टिव बनाना है। अगर किसी कोई भी डाउट आता है या फिर कुछ बात करनी है माइक से, तो हैंड रेज करो विद दैट आइकॉन और हम माइक पे बात करेंगे, या फिर माइक पे अनकंफर्टेबल हो तो चैट के द्वारा भी आप मैसेज कर सकते हो। और जब भी मैं पूछूंगा कि कोई टॉपिक समझ में आया या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ थम्स अप करना है, अगर नहीं समझ में आया थम्स डाउन। ओके, सो शुड वी स्टार्ट देन? ओके देन, तो ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आज स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अच्छा लग रहा था? ओके, इट्स लुक नाइस। या ओके देन, ये वो स्क्रीन शेयर, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके, है। सो आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, यूज केसेस ऑफ इट, व्हाई लर्न एंड सेटिंग अप जावास्क्रिप्ट इन आवर मशीन और लैपटॉप, एंड हाउ टू हैंडल डेटा इन जेएस। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। किसी को पता है क्या रहता है जावास्क्रिप्ट? ये नाम सुना होगा, या फिर क्या चीज है जो एचटीएमएल सीएसएस के द्वारा उस टाइम में भी आपको ये लैंग्वेज सुनाई दी? किसी को कोई आइडिया है कि क्या है लैंग्वेज है? प्लीज अपने कमेंट्स मैसेज करके बताइए। ओके, फरदीन शेख ने लिखा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कशिश ने लिखा है टू मेक टू पेजेस डायनेमिक। यस, राइट। एंड और कुछ जो भी लग रहा है, जो हमने वेब डेवलपमेंट में देखा था, जो हमने सुना था फर्स्ट हमारे सेशन में। अरबिना शेख ने लिखा है रिस्पॉन्सिव पेज। यस, और कुछ? ओके, जैद ने लिखा है टू कनेक्ट टू डेटाबेस। अरविंद कुमार इंटरैक्टिव वेब पेजेस। शायद ने लिखा है आल्सो यूज टू कनेक्ट विद डेटाबेस, राइट। सो आई थिंक सभी को थोड़ा थोड़ा पता है कि जावास्क्रिप्ट है क्या। या तंबू ने लिखा है, अरबीना ने लिखा है, तंबू रेहान ने लिखा है टू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब पेजेस। अरबीना शेख ने लिखा है टू गिव आवर एलिमेंट ऑफ फंक्शनलिटी और एक्शन टू परफॉर्म। सो कई लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो अब हम थोड़े थोड़े से ऊपर रिकैप करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम ये इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो भी चीज हम एचटीएमएल सीएसएस से नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट में। ओके, तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन अगर हम जाने, तो जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज primarily used for adding dynamic and interactive features to websites, जैसे ट्रेनिस ने यहाँ पे कमेंट में बताया। एंड थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जानते हैं हम कि इट वाज क्रिएटेड इन 1995 by Brandon Eich and has since become a core technology of the web alongside HTML and CSS. ओके, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाई गई थी खासकर ब्राउजर के लिए, कि हम हमारे जो प्रोग्रामिंग वाले कंसेप्ट होते हैं वो हम ब्राउजर पे रन कर सके। ओके, तो अब थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और 90s के वक्त में आते हैं। तो उस वक्त कुछ इस तरह से ब्राउजर्स के वेब पेजेस नजर आते थे। तो उस दौरान लोग जो है बहुत क्यूरियस थे कि क्या है इंटरनेट। इंटरनेट का जमाना था, एक बूम था, डॉट कॉम का बूम था, हर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहता था, हर कोई फेसबुक पे आना चाह रहा था, हर कोई कुछ ना कुछ वेब सर्फिंग करना चाह रहा था। तो उस वक्त कई ऐसी चीजें हुई जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो लैंग्वेज थी जो हमारे ब्राउजर के साथ चलती थी वो है HTML। सिर्फ HTML, वहां पे ना कुछ स्टाइलिंग थी, ना इंटरैक्टिव था, कुछ नहीं, ओनली HTML। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे कि हर चीज में जो है डेवलपमेंट होते रहता है, वैसे ही वेब डेवलपमेंट में आई CSS।
जिसकी वजह से हम ऐसे फैंसी वेबसाइट्स देखने को हमें मिलने लगे। ओके, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया हमें वेबसाइट मिलती है जो CSS से बनी हुई रहती है डिजाइन, राइट। तो उसी दौरान जरूरत पड़ी कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो हमारे ब्राउजर पे चले और जो डेवलपर्स जो है कुछ प्रोग्रामिंग वाले स्टेप कर पाए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें हम हमारे वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में परफॉर्म कर पाए। तो नेटस्केप नेविगेटर जो फर्स्ट ब्राउजर था इंडस्ट्री में जो HTML CSS को रन करता ही तो था, पर इन्होंने ही पैदा किया जावास्क्रिप्ट की जैसे लैंग्वेज को, जिसे इन्होंने नाम दिया था मोका, जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो ब्राउजर पे चलती थी और वो सिर्फ 10 दिनों में बनाई गई थी। बाद में फिर उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट हो गया। तो ये एक ही मात्र एक ऐसा ब्राउजर था, एक ही मात्र एक सॉफ्टवेयर था जिससे हम वेब सर्फिंग कर सकते थे। लेकिन ये मोनोपोली हमेशा टिकने तो वाली नहीं थी, तो वहां पे एंट्री हुई माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनेट एक्सप्लोरर की। तो इससे हुआ क्या कि जब भी कोई अपने मशीन में माइक्रोसॉफ्ट का ओएस यानी कि विंडोज इंस्टॉल कर लेता, तो उसी के साथ उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाता। तो एक उनके पास एडवांटेज तो था, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर यहाँ रुकने तो वाला नहीं था, क्योंकि उसे फर्स्ट ब्राउजर होने की वजह से उसे बहुत फायदा था, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर था अपनी इंडस्ट्री में। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ने भी क्या किया, अपनी खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जो करीबन करीब जावास्क्रिप्ट की तरह ही थी। ओके, तो नेटस्केप नेविगेटर पे चल रही थी जावास्क्रिप्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चल रही थी जेस्क्रिप्ट। हालांकि काम जो है वो एक ही कर रही थी कि हमारे वेबसाइट को डायनेमिक बनाए, सर्वर से डेटा फेच करे, एनिमेशन, ऐसे कई सारी चीजें। लेकिन नेटस्केप नेविगेटर का जो उन्हें फायदा था कि फर्स्ट मोड होने की वजह से, तो इससे हो क्या रहा था कि यूजर्स भी परेशान थे कि हम कौन सा ब्राउजर चूज करें, क्या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ जाए या नेटस्केप नेविगेटर के साथ। सपोज कोई डेवलपर है, उसने वेबसाइट बनाई है जावास्क्रिप्ट में जो है नेटस्केप नेविगेटर की, तो जब वो रन कर रहा है नेटस्केप नेविगेटर पे चल रहा है, लेकिन वही सेम वेबसाइट जब वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करता था तो वो नहीं चलती थी। या फिर कोई डेवलपर ने वेबसाइट बनाई है इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए और वो रन करना चाह रहा है, जो उसके यूजर्स है रन करना चाह रहे हैं नेटस्केप नेविगेटर पे, तो वो चलती नहीं थी। तो इसकी वजह से डेवलपर्स को ज्यादा कोड करना पड़ता था कि वो जो उनकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन है वो दोनों में चले, और यूजर्स को भी परेशानी होती थी कि हमें कौन सा ब्राउजर चूज करना है। ओके, तो इस वक्त को कहा गया ग्रेट ब्राउजर वॉर, जहां पे इनकी वॉर चली रही थी कि जावास्क्रिप्ट जो नेटस्केप नेविगेटर की थी कुछ अलग अलग फीचर्स ला रही थी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अपने साथ कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स जेस्क्रिप्ट में ला रहा था। तो इस दौरान में खून तो नहीं बहा, पर डेवलपर्स का कोड बहुत बहा। तो इसका यह जरूरत थी कि हम एक स्टैंडर्डाइजेशन लाए, एक पीस बनाए, राइट। क्योंकि ये इसी वाली वॉर रुकने तो वाली नहीं थी, क्योंकि नेटस्केप भी कॉम्पिटिटर था और इंटरनेट वाला भी जो है माइक्रोसॉफ्ट वाला वो भी अच्छा कॉम्पिटिटर था। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होने की बहुत जरूरी थी डेवलपर्स के लिए एंड एज वेल एज फॉर यूजर्स। तो उस वक्त आई एक्मा इंटरनेशनल, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइजेशन किया। यानी कि अगर किसी डेवलपर को इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो वो वही जावास्क्रिप्ट में बनाएगा जो जावास्क्रिप्ट बाकी ब्राउजर में भी चलेंगे। ओके, तो उसी की वजह से आज हमें इतने सारे ब्राउजर्स देखने मिलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम। ओके, तो इस दौरान अब हम देखते हैं कि नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो नहीं रहे, पर उसके जगह पे कई सारे ब्राउजर्स आ गए, राइट। जैसे कि आज हम यूज करते ज्यादातर क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स जो है वो न्यूअर वर्जन है नेटस्केप का, और कुछ नहीं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का एज आया था, अभी तो वो कोई इस्तेमाल नहीं करता, राइट। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी जावास्क्रिप्ट की कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीजें हुई थी हिस्ट्री में। तो ऐसी हिस्ट्री हमें बाकी लैंग्वेज की शायद देखने ना मिले। ओके, अभी हम देखते हैं यूज केसेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो क्या क्या है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कई लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। जैसे फर्दी ने कहा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अरबी ने कहा रिस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए,
कशिश ने लिखा है डायनेमिक बनाने के लिए, ज़ैद ने लिखा है, शाहिद ने लिखा है डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए। सो अब हम थोड़ा जानते हैं प्रैक्टिकली जिन्हें जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता। तो हम बनाते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट से हमारे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव वेबसाइट। तो इंटरैक्टिव वेबसाइट क्या मतलब? एक तो कि डायनेमिक कंटेंट होना और यूजर इंटरैक्शन इनहांसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। ओके, सो दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टैटिक या डायनेमिक। स्टैटिक मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गूगल का पेज, ये वाला नहीं, मान लेते हैं कोई ऐसा पेज खोलते हैं जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ फ्रंटियर की वेबसाइट ही खोलता हूँ। तो ये जो वेबसाइट है, क्या मैं आज खोल लिया, यहाँ पे योर ड्रीम लिखकर आ रहा है, आवर टैलेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे लीड कंटेंट है, क्या ये चीज जो है बार बार चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। ये हमेशा जो है स्टैटिक रहने वाली है। अगर मुझे चेंज करना है तो सीआरएम या सीएमएस की एप्लीकेशन से चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम ऐसे जितनी भी वेबसाइट देखते हैं वो हमेशा क्या होती है, स्टैटिक होती है। मतलब उसका जो डेटा है वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनका जो डेटा है वो हमेशा चेंज होते रहने वाला है, राइट? जैसे कि ये, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोबाइल, तो यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गया और सारे मोबाइल्स आ गए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैपटॉप, तो यहाँ पे सारे लैपटॉप आते हैं। यानी कि ये जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट है ये डायनेमिक है। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये डायनेमिकली कहीं तो स्टोर है हमारे स्टोरेज में, सर्वर में, वहां से डेटा आके हमें यहाँ पे पॉपुलेट होके डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये है डायनेमिक बनाने का काम जो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। तो ये समझ आया या फिर नहीं? ओके, शायद को समझ में आया और बाकियों को? ओके, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड कई लोग हैं आज। ओके, तो ये हुआ हमारा डायनेमिक का। अब हम समझते हैं यूजर इंटरैक्शन इनहांसमेंट। अब ये क्या होता है? हालांकि सीएसएस भी जो है यूजर इंटरैक्शन इनहांसमेंट कर ही ले रहा है, राइट? कलर डाल रहा है, लेआउट चेंज कर रहा है, रिस्पॉन्सिव बना रहा है। तो फिर जावास्क्रिप्ट ऐसा क्या कर रहा है? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है ड्रॉप डाउन मेन्यूज, स्लाइडर्स एंड मॉडल्स, वो भी हम सीएसएस से कर सकते हैं। तो जरा हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करता हूँ csadesigner.awards.com। यहाँ पे कुछ अच्छी सी वेबसाइट देखता हूँ मैं, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे देखो, ये देखा इंटरेक्शन जिस तरह से हो रहा है, ये जो मैं माउस का कर्सर हिला रहा हूँ तो उसका कैसा इफेक्ट आ रहा है। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्मूथ स्क्रॉल है। यहाँ पे देखो किस तरह से डेटा दिखाई दे रहा है। क्या इससे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ गया? बढ़ गया यार। तो ऐसी चीजें जो है हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। ओके, अगर सपोज स्टैटिक होता तो उतना यूजर एक्सपीरियंस शायद बेहतर ना होता, लेकिन इससे क्या हुआ, यूजर इंटरेक्शन इनहांसमेंट ज्यादा बढ़ गई, राइट? तो आजकल जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट है उसमें ऐसे हमें क्या कहेंगे, एनिमेशंस वगैरह नजर आ जाते हैं। ओके, जैसे कि ये, या फिर गूगल का भी है एक आई एम फीलिंग लकी। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ ये वाला, वो ट्राई करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे डाटा कुछ फेच हुआ, राइट? ये भी जावास्क्रिप्ट से हुआ। और मैं यहाँ पे ये देखो कैरोसेल, क्या ये चीज हम सीएसएस से बना सकते हैं? नहीं। ओके, जैसे कि ये चीज है, अब यहाँ पे पिंक कलर था तो पिंक कलर के डूडल्स जो है गूगल के वो नजर आने लग गए। अगर सपोज मैं ब्लू कर देता हूँ तो ब्लू कलर के जो भी डूडल्स है वो सारे आ गए। ओके, तो ये भी चीज जो है पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट से। ओके, तो ये है यूजर इंटरेक्शन इनहांसमेंट, जिसमें हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, स्लाइडर्स एंड मॉडल्स, ये तो हम एचटीएमएल सीएसएस से बना सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट से हम और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। ओके, तो जैसे कि कुछ लोगों ने मेंशन किया था, मैसेज किया था कि कनेक्ट विद डेटाबेस। ओके,
तो डेटा बेस से कनेक्ट होने के बाद हमें डेटा फेच भी करना है, राइट? कनेक्शन तो बन गया, जैसे कि मेरा लैपटॉप का चार्जर वहाँ पे पोर्ट में लगा है, कनेक्शन तो बन गया, लेकिन बिजली आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन करना पड़ेगा, राइट? तो वैसे ही कनेक्शन तो हमने बना लिया जावास्क्रिप्ट की मदद से, हमारे लैपटॉप से सर्वर को कनेक्शन तो बना लिया, लेकिन फेच करने के लिए भी हमें कुछ इस्तेमाल करना होता है, वो एजेक्स एंड फेच एपीआई जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे अमेजोन से, जैसे कि सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी डेटा कहीं से तो आ रहा है ना मुझे, तो क्या हुआ? डेटा फेच हुआ, इसे कहते हैं डेटा फेचिंग इन आवर टेक्निकल टर्म्स। ओके, और जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन टेक्निक्स, जैसे कि मैं यहाँ पे adi.pronterra.com पे जाता हूँ और यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या आ रहा है? नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर मैं ईमेल डालता भी हूँ, मैंने पूरा नहीं डाला, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पूरा ठीक से ईमेल डालना होगा, तभी वो वैलिड हो जाएगा। क्या ये चीज हम सीएसएस से कर सकते हैं, एचटीएमएल से कर सकते हैं? एचटीएमएल से हम कर तो सकते हैं, लेकिन इतना इंटरैक्टिव नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर आ रही है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो इसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही रियल टाइम डेटा फेचिंग, रियल टाइम डेटा फेचिंग करना यानी कि जैसे कि क्रिकेट स्कोर जानना या फुटबॉल स्कोर जानना। जैसे कि क्रिकेट लाइव लिखता हूँ मैं, अभी तो नहीं चल रहा है, चल रहा है ऑस्ट्रिया माल्टा में चल रहा है। तो यहाँ पे जो स्कोर मुझे नजर आ रहा है, ये कहीं से तो फेच हो रहा है ना, कहीं से तो फेच हो रहा है कंटिन्यूसली, राइट? तो ये भी चीजें जो है हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में। ओके, तो ये कुछ है हमारे यूज केसेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। डायनेमिक कंटेंट बनाना है, जावास्क्रिप्ट। यूजर इंटरेक्शन इनहांसमेंट बनाना है, जावास्क्रिप्ट। डेटा हैंडलिंग करना है, फॉर्म वैलिडेशन एंड रियल टाइम डेटा फेचिंग, इन सारे कामों के लिए हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो चीजें हम HTML एंड CSS से नहीं कर सकते, वो बाकी सारी चीजें हम करते हैं जावास्क्रिप्ट से। ओके, तो ये समझ में आया यूज केसेस ऑफ जावास्क्रिप्ट? ओके, किसी कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है तो मैसेज करके आप बता सकते हो। Who is this Naki Qureshi? Tactic AI extension. What is that? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब हम जानते हैं कुछ कोर फीचर्स। ओके, बिफोर द कोर फीचर्स, किसी ने तो ना कहा था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मैं से थोड़ा देखता हूँ किसने कहा था। फरदीन ने कहा था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? फरदीन बता पाओगे कुछ? मैसेज करो या फिर अपने माइक से बताओ, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो। और मुझे ऐसा लगेगा अगर तुम माइक से कुछ बताओगे तो प्लीज फरदीन मैसेज करके बताओ। ओके, फरदीन ने लिखा है एज टू लर्न। नहीं यार, ये तो पूरा आंसर नहीं हुआ। मेरा सवाल है कि प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग ये सेम है या अलग है? यस और नो? क्या लगता है फरदीन, क्या है? दोनों सेम है या दोनों अलग है? सिर्फ यस और नो करके जवाब दे दो, फिर हम थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। अलग है। क्यों अलग है, कुछ पता है? थोड़ा बहुत, कुछ भी, जो भी लग रहा है। तो क्या लगा यार, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो कि क्या फर्क लगता है, सुनने में क्या लगता है? एक स्क्रिप्टिंग है और एक प्रोग्रामिंग है। ओके, अरे शेख ने लिखा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन। शायद ने लिखा है प्रोग्रामिंग इक्वल टू बैकएंड।
बहुत अजीब सवाल था, जवाब था। अरबी ने लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड। इतने हैवी वर्ड्स शायद सभी को समझ ना आए। अगर मैं सिंपली कहूँ, पहले हम समझते प्रोग्रामिंग क्या होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में जब हम कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हिंदी, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, इंग्लिश, राइट। तो ये सारे जो है ह्यूमन लैंग्वेजेस है, जो हम जो है समझते हैं। लेकिन जब मुझे कोई कंप्यूटर से कुछ बातें करनी है, या फिर कुछ कंप्यूटर से मुझे इनपुट चाहिए, या फिर मैं कुछ चाहता हूँ कि वो कुछ डेटा देने के बाद, या फिर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे कुछ आउटपुट दे, तो वो चीज़ें कंप्यूटर को समझ में आए, इसलिए हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसलिए इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, कि हम हमारे कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेट कर पाए। उस लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं हमारे कंप्यूटर से, तो हम कुछ कमांड्स करते हैं या फिर कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मुझे फ्लिपकार्ट ओपन करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी कोड, राइट, कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नया नया टैब ऐड करना है, अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ तो निकल जाना चाहिए, राइट। ये क्या है, प्रोग्राम है। और लिखता हूँ फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे देखो एक ब्राउजर में कितनी सारे चीजें इंटीग्रेटेड है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं टैब सारे हैंडल कर सकता हूँ, फिर मैं ब्राउजर्स पे कुछ सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे सेटिंग्स अवेलेबल है मेरे लिए, मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। ये सारा क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ फीचर्स। ओके, तो ये है प्रोग्रामिंग। और स्क्रिप्टिंग क्या है, उसे हम समझते हैं। स्क्रिप्टिंग मतलब क्या है, जो हम मूवीज में देखते हैं, एक स्क्रिप्ट होती है, राइट। जैसे कि हीरो एंट्री मारेगा तो सामने वो पाएगा, ऐसा ऐसा सीन होगा, वो ऐसे सारा डायलॉग बोलेगा, इस अंदाज में बोलेगा, या ठहरेगा, फिर वो थिएटर की बातें करेगा, राइट। एक स्क्रिप्ट बनी हुई पूरी, और उसे उसे फॉलो करना होता है। यानी कि स्क्रिप्ट जो है सारी पूरी मूवी तो नहीं है, पर एक छोटा सा सीन जो है हम स्क्रिप्ट से बना लेते हैं मूवी में, राइट। तो जो पूरी मूवी जो है वो प्रोग्राम है, और जो उसमें छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट होते हैं ना, वो है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब, प्रोग्रामिंग मतलब पूरी मूवी, जो छोटे छोटे जो सेट ऑफ एक्शंस है विद डायलॉग्स, विद सम एक्शनेबल फिगर्स, उसे हम कहेंगे स्क्रिप्ट्स। हम रियल वर्ल्ड में वही कहते हैं। वैसे ही हमारे रियल वर्ल्ड कंप्यूटर वर्ल्ड में हम जाने, तो ये पूरा क्या है, एक प्रोग्राम करके बना हुआ है, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने बनाया, यहाँ पे फंक्शन है कि मैं क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लोज हो रहा है, जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा प्लस होगा। तो छोटे छोटे क्या है, स्क्रिप्टिंग है, राइट, स्क्रिप्ट बनाई हुई है। तो ये डिफरेंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। एंड ये इंटरचेंजेबली लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से मैं बहुत बड़ा गेम भी बना सकता हूँ, और कुछ छोटे मोटे फंक्शन भी बना सकता हूँ, कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी। तो ये फर्क है प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में। ये समझ आया। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एज वेल एज फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दोनों भी है। किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज सिर्फ डाउन थंब डाउन करना है। तो थोड़ा और मैं बताना चाहूंगा, प्रोग्रामिंग मतलब एक पूरी मूवी, एंड जो स्क्रिप्ट होती है वो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जब भी हमारा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो सारा जो है एक प्रोग्राम है, लेकिन उसमें जो छोटा जो पार्ट बने हुए रहते हैं वो क्या है, सारे स्क्रिप्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट से हम एक पूरा प्रोग्राम भी बना सकते हैं और स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे वेबसाइट में हम जो है पूरी चीजें जो है सिर्फ जावा स्क्रिप्ट से बनाते हैं, राइट। एचटीएमएल है, सीएसएस है। अब उनमें हम एक इंटरेक्शन बनाने के लिए, तो हम छोटी छोटी क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने क्या होने वाला है, क्या पूरा कुछ बदलने वाला है? नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम वैलिडेशन चेक करने वाले हैं, राइट। या फिर मैं रिक्वेस्ट कॉल बैक पे जाता हो, एक स्क्रिप्ट बनी छोटी सी, कि मैं इस क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगा। ओके, तो मेनली जब जावा स्क्रिप्ट बनी थी, वो एक एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही लोगों ने उसे देखा,
क्योंकि HTML CSS तो ऑलरेडी था, लेकिन ब्राउज़र में ज़रूरत थी एक लैंग्वेज की, जो हम छोटी-छोटी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, छोटे-छोटे इवेंट्स को हम बना पाएँ। लेकिन आज जो जावास्क्रिप्ट है हर इंडस्ट्री में है। हर इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, यानी कि सर्वर एप्लीकेशंस हो, गेम एप्लीकेशंस हो। जिन्होंने जो बटन वाले फ़ोन में गेम खेले होंगे ना, तो वहाँ पे देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट गेम्स, तो उसमें ना ऐसा आइकॉन रहता था। मैंने तो खेला है। ढूँढना पड़ेगा। सो उसमें भी जो गेम्स बनते थे ना, एक तो जावा पे बनते थे या फिर जावास्क्रिप्ट में बनते थे। तो जावास्क्रिप्ट गेम डेवलपमेंट में भी है, एंड एज़ वेल एज़ इन एआई, एमएल, हर जगह पे जो है हमें जावास्क्रिप्ट देखने मिलता है। ओके? इट इज़ नॉट अ बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी इंडस्ट्री, बट हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हर इंडस्ट्री में कर सकते हैं। ओके? तो अब हम जानते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के कुछ कोर फीचर्स जो मुझे पसंद है, और मैं यही शेयर करना चाहूँगा। कई सारे फीचर्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के, एंड वो हम एक-एक करके अब जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टी पैराडाइम। मल्टी पैराडाइम को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, अलग-अलग परसेप्शंस या फिर अलग-अलग नज़रिया। एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से मुझे बैंगलोर जाना है, तो मेरे पास जो है अलग-अलग तरीके हैं। एक तो है कि मैं एरोप्लेन से जाऊँ, टिकट बुक करूँ और निकल जाऊँ एयरपोर्ट पे, वहाँ से जा सकता हूँ। या फिर मैं बस से जाऊँ, या फिर मैं बाइक से जाऊँ, या फिर मैं ट्रेन से जाऊँ। जाना तो मुझे बैंगलोर ही है, लेकिन जाने के जो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं, वो अलग-अलग है, और सभी के कुछ कॉस्ट जो है अलग-अलग है। लेकिन मैं पहुँच तो एक ही जगह पे हूँ, राइट? तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचने के लिए मेरे पास अलग-अलग ऑप्शंस हैं, अलग-अलग मेरे पैराडाइम्स हैं, मैं कह सकता हूँ। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ कंप्यूटर से मुझे कुछ इनपुट देके आउटपुट लेना है, जब मैं कुछ प्रोग्राम बनाऊँगा, तो प्रोग्राम बनाने के अलग-अलग तरीके से हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये है मल्टी पैराडाइम। और ओप्स जो है, ओप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है। हाँ, जावा की सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, सच एस ये हम आगे और जानेंगे। लेकिन ओप्स मेनली क्या होता है बोलता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो पता है कि वो कैसे बनता है, क्या होता है? मैं थोड़ा ना शॉर्ट में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिजाइन की टीम बैठती है, फिर ना उसका एक रफ डायग्राम बनता है कंप्यूटर्स में, इन ऑटोकैड। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे 3D स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जब भी प्रोजेक्ट हमें दिखाना होता है कि हाँ देखो, ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसे दिखने वाला है, ऐसा-ऐसा यूज़र को फ़ील होने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए बॉटल है, कोई नई कंपनी का है बॉटल है, ठीक है? तो उसका क्या बना है, ऑटोकैड में एक अ, ब्लूप्रिंट बना है। अब उस ब्लूप्रिंट से क्या बना है, एक ही ऑब्जेक्ट जो है क्लोन किया। टेस्टिंग पर्पस के लिए कि वो कैसा फील हो रहा है, उसका वेट कैसा है, यूज़र जब उसे हाथ में लेगा तो उसे कैसे फील होगा, राइट? ये सारी चीज़ों पे बहुत रिसर्च होती है। तो जब हर कोई देखता है कि हाँ, ये सैटिस्फाई कर देगा, हर चीज़ से जब टेस्ट में पास हो जाता है, उसके बाद उसके मल्टीपल क्लोन्स बनते हैं जो हमें हर देशों में नज़र आएँगे, जैसे कि पेप्सी का, ओके? तो वैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई एक चीज़ बनाते हैं, एक के लिए एक फीचर बना लें या फिर कुछ एक डेटा बना लें, तो उस डेटा के मैं मल्टीपल कॉपीज़ मैं बना सकता हूँ। जैसे कि एक ब्लूप्रिंट से मैं मल्टीपल बॉटल बना पा सकता हूँ, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में एक कोड से, एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मैं मल्टीपल उसके क्लोन बना सकता हूँ। ओके? सिंगल थ्रेडेड यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली जो सिंपल सिंपल मतलब है वो बताऊंगा, कि कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई जो है बीकॉम, कुछ बीकॉम से भी है, तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ा ना हैक्टिक हो जाए। तो सिंगल थ्रेडेड मेनली क्या है, कि जैसे हम इंसान लाइन बाय लाइन लैंग्वेज रीड करते हैं। अगर मराठी या हिंदी है तो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, उर्दू या अरबी है हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, राइट? तो वैसे ही जो जावास्क्रिप्ट है, जब हम कोड लिखते हैं, जैसे कि एचटीएमएल में जो लिखते हैं ना हम, एक लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है, राइट?
तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसे वन बाय वन रीड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, इसका मतलब है सिंगल थ्रेडेड। और असिंक्रोनस यानी कि मान ले कि कोई शेफ है, उसे ना पास्ता बनाना है और वहां पे उसने कुछ और भी बनाने लगाया, कुकर पे रखा हुआ है। तो वो क्या करता है, कुकर तो लगाया है एंड यहाँ पे पास्ता भी बन रहा है और साथ साथ चॉपिंग कर रहा है अनियंस वगैरह जो भी वेजिटेबल्स है। तो वो क्या कर रहा है, मल्टीपल जो जॉब्स है वो एक साथ फॉर्म कर रहा है। क्या वो ऐसा करता है, नहीं यार कुकर की 3 सीटी होने दो, वो मैं रखूंगा, फिर आगे मैं पास्ता देखूंगा। या फिर नहीं यार पास्ता पूरा होने दो बनने के बाद फिर मैं अनियन चॉप करके उसमें डालूंगा, नहीं। वो क्या कर रहा है, मल्टीपल जॉब जो है वो साथ में कर रहा है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हम मल्टीपल जो फीचर्स है वो एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में कह सकता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कोई हम ना एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मल्टीपल जो क्या कैसे कह ले कुछ फीचर है, मैं चाहता हूँ परफॉर्म हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारा ब्राउजर है, वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर एग्जांपल है। अब जैसे कि ये जो हमारा था, ये वाला, अब इसमें देखो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, कई सारे काम एक साथ कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा फेच किया, राइट, और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्रेजी एलिमेंट भी उसने क्या कर दिए, डाल दिए। क्या उसने वेट किया, नहीं यार पहले डेटा फेच होने दो, फिर उसके बाद वो थोड़ा रुकेगा, फिर वो डालेगा एनिमेशन वगैरह, नहीं। वो क्या कर रहा है, मल्टीपल चीज एक साथ कर रहा है। ओके, जैसे कि क्रिकेट लाइव है। ओके, ये भी चीजें क्या हो रही है, जावास्क्रिप्ट से हो रही है, और ये भी जो चीजें हैं जावास्क्रिप्ट से हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट एक टाइम पे मल्टीपल चीजें क्या है कर सकता है। जैसे हम शेफ करता है, या फिर किचन में जो भी काम करते हैं, जो जानते हैं कि किचन में हम एक टाइम पे काम नहीं कर सकते, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ज्यादा टाइम लगता है। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट जो है मल्टीपल चीजें एक साथ करता है। ओके, तो अब मैं थोड़ा रिकैप लेता हूँ। मल्टी पैराडाइम मतलब कि एक चीज को करने के अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे जावास्क्रिप्ट में एक कोड को लिखने के लिए, एक प्रोग्राम को लिखने के या स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। और उफ जो है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया या फिर कुछ एक स्क्रिप्ट बनाई, तो उसके हम मल्टीपल क्या है, क्लोन्स बना सकते हैं, राइट। जैसे कि पुष्पा मूवी आई, तमिल या मलयालम में थी, फिर उसकी हिंदी में आई, राइट, अलग अलग लैंग्वेज में प्रोड्यूस हुई। तो मूवी वही है, लेकिन उसका क्या हुआ है, अलग अलग क्लोन्स बने विद डिफरेंट डिफरेंट सबटाइटल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसमें आवाज थी वगैरह। ओके, और सिंगल थ्रेडेड क्या है कि जैसे हम इंसान हमारे लैंग्वेज में हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। और असिंक्रोनस कि वो मल्टीपल काम जो है वो साथ में कर सकता है, जैसे हम इंसान भी करते हैं। ओके, तो ये है कुछ 4 कोर फीचर जो मैं आपको बताना चाहता था। तो समझ आया या फिर नहीं? किसी कोई डाउट हो तो भी पूछ सकता है। ओके देन बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक पर। व्हाई लर्न जावास्क्रिप्ट? कोई बताना चाहेगा क्यों सीखना है जावास्क्रिप्ट? ओ, एक सवाल मैं देखा नहीं इसके पहले, कशिश शेख ने लिखा है, ऑल स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिपेंड्स ऑन यूज केसेस। अगर जावास्क्रिप्ट से मैं पूरा एक गेम बना रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैंने एक सारा पूरा प्रोग्राम बनाया, राइट, मैंने प्रोग्राम बनाया। लेकिन जब हम बात करते हैं, लेट्स जंप टू फ्लैशबैक एंड सी व्हेन देयर इज एचटीएमएल सीएसएस। एचटीएमएल सीएसएस सब हो रहा था, लेकिन कुछ इंटरैक्टिव बनाने के लिए कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो छोटे मोटे टास्क कर पाए। तो उसके लिए आई थी जावास्क्रिप्ट, तो छोटे छोटे टास्क करती थी। ओके, तो उसे कहा जाता गया था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन आज उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से मैं गेम्स बना सकता हूँ, सर्वर एप्लीकेशन बना सकता हूँ, राइट। ओके कशिश, तो व्हाई लर्न जावास्क्रिप्ट बताओ, क्यों सीखना है जावास्क्रिप्ट हमको? क्या लगता है क्यों सीखना चाहिए एज अ बिगिनर, या फिर जिन्हें कुछ भी नहीं पता?
क्यों हमें जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना चाहिए ऐसा लगता है? ओके, सो अकरम ने लिखा है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस। हाँ, पर बाकी भी लैंग्वेज है एंड ये सवाल का जवाब तो तुमने सही दिया है। मैं कुछ नया चाहता हूँ। तंबू रेहा ने लिखा है यस, इजी टू लर्न, डेफिनेटली इजी टू लर्न। अगर हम कंपेयर करें ना जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो डिफिकल्ट है। और कुछ क्या लगता है? अरबिना ने लिखा है दिस कैन बी यूज्ड इन फ्रंट एंड एज वेल एज इन बैक एंड एज वेल इन गेम डेवलपमेंट एंड एआई एमएल एवरीवेयर। जावास्क्रिप्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज इफ आई कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट बहुत बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आप समझ लें। तो जावास्क्रिप्ट की जो कंसेप्ट था मल्टी पैराडाइम, शायद उस तरीके का मल्टी पैराडाइम हमें बाकी लैंग्वेज में शायद नजर ना आए जितना हमें जावास्क्रिप्ट नजर आता है। ओके, तो अभी देखते हैं व्हाइल इन जावास्क्रिप्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस पीपल कैन रन इन द ब्राउजर। ओके, तो जब भी हम कोई हमें वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हम चाहते हैं कि वो कुछ प्रोग्रामिंग स्टफ कर पाए और ब्राउजर में चल पाए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट है। एंड सेकंड है क्रिएटिंग वेब एप्स, मोबाइल एप्स एंड सर्वर एप्स, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से बात की। लेकिन दो पॉइंट्स यहाँ पे जो मुझे बहुत बेहतर लगते हैं, सपोर्टिव डेवलपर कम्युनिटी। जैसे कि जावास्क्रिप्ट जो बनी थी 1995, तब से लेके आज तक उसमें कई सारे नई नई चीजें आई है जावास्क्रिप्ट में, नए नए फीचर्स आए हुए हैं और इसकी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल सकती है। स्टैक ओवरफ्लो कर ले या फिर डीप सी आया हुआ है या चैट जीपीटी से, आपको कोई भी चीज का सोल्यूशन जावास्क्रिप्ट से मिल सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो जावास्क्रिप्ट में आपको ना मिले। ओके, तो जावास्क्रिप्ट हैज अ मैसिव एंड एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी। आप एक सवाल करो, आपको उसके अब 16 सैकड़ों सैकड़ों सजेशन मिल जाएंगे उसे परफॉर्म कैसा करना है। सैकड़ों सजेशंस। कोई भी एक अगर आप प्रोग्राम बना रहे रहेंगे तो छोटे मोटे चीजों के लिए कम मिलेंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा कंसेप्ट है तो उसके लिए कई सारे तरीके जो है अवेलेबल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है, क्योंकि पुरानी लैंग्वेज से एक लैंग्वेज है। और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट के कई सारे लाइब्रेरीज है एंड फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है, नोड जेएस है एंड कई सारे नेक्स्ट है, नेक्स्ट जेएस है। ऐसे हम गिनेंगे तो कई सारे हैं, एक्सप्रेस है। सो पहले हम जानते हैं लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स होता क्या है। लाइब्रेरीज हमारा आमतौर पे क्या रहता है, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ शेल्स एंड ईच शेल है सेट ऑफ बुक्स। तो वैसी ही लाइब्रेरी जो है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सेट ऑफ फीचर्स, सेट ऑफ फंक्शंस। ओके, तो लाइब्रेरीज जो है हम कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी में मुझे कई सारे प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे हर चीज जो है स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। हर चीज, ज्यादातर चीजें मुझे जो है लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। ओके, अगर सपोज मुझे डेटा फेच करना है सर्वर से तो उसके लिए एक्सेस लाइब्रेरी है। अगर मुझे जो वैलिडेशन डालना है मेरे ब्राउजर, मेरे फॉर्म में, तो उसके लिए फॉर्मिक है। अगर मुझे जो डेटा फेच होके आ रहा है मुझे कैशे करना है मेरे ब्राउजर में, तो उसके लिए रिएक्ट क्वेरी है। ऐसे कई सारे लाइब्रेरीज हमें अवेलेबल मिलते हैं। एंड फ्रेमवर्क क्या होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ओके, लाइब्रेरी क्या है, सेट ऑफ फीचर्स, एंड फ्रेमवर्क क्या है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड सम प्रोटोकॉल्स, सम रूल्स। लाइब्रेरीज को हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई पब्लिक लाइब्रेरी है तो मैं जा रहा हूँ कैसे भी बुक करा कराऊँ, राइट। लेकिन जब मैं कोई प्राइवेट लाइब्रेरी जाता हूँ तो एक रूल्स होता है कि शांत बैठो, अपना किताब लो, वहाँ पे नोट अपना नाम लिखा के आओ कि मैंने बुक ली है वगैरह वो सब। लाइब्रेरियन से बात करो उसके बारे में, एक फ्रेमवर्क है, राइट। उसके हिसाब से मुझे चलना है। तो फ्रेमवर्क क्या है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज विद सम प्रोटोकॉल्स। तो मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रेमवर्क कि जब मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ या फिर कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ ऐसे ही करना है, यही एक तरीका है। जिसकी वजह से क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि हमने हिस्ट्री में जाना ना कि जावास्क्रिप्ट भी था, जेएसक्रिप्ट भी था, कितने प्रॉब्लम्स आ रहे थे।
सपोज कि एक कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई लाइब्रेरी या फिर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन। अरबीना है, कशिश है, इलियास भी है, फरदीन भी है, अकरम भी है, तंबुक, शाहिद भी, सब है हमारे ट्रेनिंग। तो हर किसी का डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग है। तो इससे क्या होगा, अगर सपोज कि अरबीना ने छुट्टी ले ली, तो उसका काम कशिश को करना है, तो कशिश को पहले समझना पड़ेगा यार उसने किया कैसे कोड, उसका तरीका क्या है। अगर क्या हो, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, राइट, कुछ रूल्स हो कैसे लिखना है, कैसे हमें फ्लो में जाना है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क जो है बेस्ट अप्रोच होता है। ओके, एंड फ्लेक्सिबल एंड इजी टू लर्न देन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। जिनको पता है सारे लैंग्वेजेस, उनको पता है जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, एज वेल पाइथन। ये बहुत इजी लैंग्वेजेस सीखने के लिए। बट अभी हमारा जो वेब डेवलपमेंट है उसमें जावास्क्रिप्ट ही है, तो हम वही सीखेंगे। तो एंड एक सर्वे हुआ था स्टैक ओवरफ्लो में, कब का डेटा है मुझे नहीं पता, शायद पिछले साल का होगा। तो जावास्क्रिप्ट हैज बीन द मेस्ट, जो भी लिखा है यहाँ पे, द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन जावास्क्रिप्ट एवरी ईयर। वी हैव डन द सर्वे एक्सेप्ट फॉर 13 एंड 14 when SQL was the most popular language. ओके, तो जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस पर सर्वे पर, 62% लोगों ने कहा है कि जावास्क्रिप्ट बेस्ट लैंग्वेज है, पॉपुलर लैंग्वेज है। देखो, प्रोग्रामिंग है, स्क्रिप्टिंग है एंड मार्कअप लैंग्वेजेस में, तो जावास्क्रिप्ट जो है बेस्ट लैंग्वेज है। ओके, अब हम करते हैं हमारे सेटिंग कब करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट हमारे मशीन में। तो सेटिंग कब करना मतलब क्या है कि अब मुझे कुछ वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाना है, तो मुझे सेटअप तो करना पड़ेगा ना मेरे मशीन में। तो उसके लिए दो तरीके हैं, दो इन्वायरमेंट से हम सेटअप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट मतलब जैसे कि हमारे डेली लाइफ में क्या रहता है कि सपोज मुझे ना ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट है कॉलेज में, राइट, कि क्लासेस है, डिपार्टमेंट्स है, सिलेबस है, एग्जाम्स है, एक इन्वायरमेंट है। क्या वो सारी चीजें मेरे घर में आ सकती है क्या? नहीं, एक इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, मुझे और बड़ा कर लेना पड़ेगा, राइट, कि वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आए वगैरह। तो एक इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना हो। ओके, सो अब हम दो तरीके हैं, एक तो यूजिंग ब्राउजर कंसोल से हम जावास्क्रिप्ट को हमारे ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। रन करना मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम कोई कोड एडिटर इस्तेमाल करें, जैसे कि VS कोड है, सबलाइम टेक्स्ट है। ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, तो अब हम एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं ये क्या है, कंसोल क्या रहता है। अब मैंने ओपन किया था, उसे ओपन करता हूँ। सभी को लाइव सर्वर पता है ना कैसे रन होता है? क्या नहीं पता? ओके, तो यहाँ पे मैं 5000 लिखता हूँ। ये देखो, ये रन किया मैंने, यहाँ पे मैंने सेटअप किया है ऑलरेडी। पहले हम ना कंसोल वाला देखने वाले हैं, फिर हम इस पे जाते हैं कि VS कोड में या फिर कोई भी कोड एडिटर में हम क्या सेटअप करते हैं। अब देखो, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट आता है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या है, सारे डेवलपमेंट टूल है या डेवलपर टूल्स के लिए। ओके, इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई से भी खुल जाता है। तो यहाँ पे जो मुझे मिला है ना इन्वायरमेंट, यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट से क्या करता हूँ, खेल सकता हूँ। जैसे कि एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, प्री बिल्ड फंक्शन था। फंक्शन क्या रहता है हम और जानेंगे आगे। एक फीचर है, मान लेते हैं कि मुझे अगर अलर्ट दिखाना है तो मुझे ऐसा कुछ लिखना होता है। हेलो, आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, या फिर, लेकिन यहाँ पे जो मैं लिखूंगा टेम्परेरी रहेगा या परमानेंट होगा। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये तो चला जा रहा है यार, यहाँ पे कुछ भी जो है वो स्टोर नहीं रहने वाला है। यहाँ पे हम टेम्परेरी वाली चीजें कर सकते हैं। यस कशिश, हम टेम्परेरी चीजें जो है ना यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं परमानेंट करना है तो मुझे मेरा जो कोड है मेरे हार्ड ड्राइव में या मेमोरी में उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई है यहाँ पे ना,
जैसे हमें कुछ प्रिंट करना है ना हमारे कंसोल में। कंसोल क्या होता है बोलता हूँ। कंसोल एक डेवलपर टूल है जहाँ पे हम अ, जब भी हम कुछ कोड लिखते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का जो है हम कुछ स्टेप देख पाए कि सपोज कि मुझे डेटा यहाँ पे दिखाना है। जैसे कि मैंने ना अमेज़न का एग्ज़ाम्पल लिया था। मान लेते हैं मैं वैसे कोई वेबसाइट बना रहा हूँ। बिफ़ोर यहाँ पे मैं मैप करने से पहले जो डेटा आया मुझे मान लेते हैं और यहाँ पे मुझे शो करना है। तो उसके पहले मैं देखना चाहूँगा वो डेटा कैसा नज़र आता है। ओके? तो उसके लिए मैं कंसोल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। या फिर मुझे ना रफ कोड करना है। उसके लिए भी कंसोल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके? तो जब भी मुझे कुछ ऐसे रफ चीज़ें करनी होती है या फिर कुछ मैसेजेस मुझे दिखाने होते हैं फॉर अ डेवलपर पर्पस, मैं जो है कंसोल इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे जो भी नज़र आता है वो किसको नज़र आता है? यूज़र को। और ये जो है हमारे लिए है, डेवलपर्स के लिए। ओके? तो मान लेते हैं मुझे ना यहाँ पे कंसोल में कुछ प्रिंट करना है। तो उसके लिए ऐसा कुछ लिखना होता है। अब ये ऐसा ही क्यों? ये ऐसा ही रहता है। ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब जैसे कि हम हमारे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश में एस प्लस बी प्लस ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक तरीका है ना? कोई भी ग्रामर उठा लो, एक तरीका है। वैसे ही अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट में, मतलब कुछ बोलना है, उसके लिए console.log हेलो उसमें हम ऐसे लिखेंगे। ये सिंटैक्स है। ओके? तो ये हो गया। आप ये देखते हैं यहाँ पे हेलो लिख कर आया। किसी का नाम प्रिंट करते हैं हम थोड़ा, कशिश का करते हैं। हेलो कशिश, हाउ आर यू? देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यस, प्रिंट हो गया। अब मैंने एक चीज नहीं बताई कि यहाँ तो स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन ऐसे लिखने चल जाएगा क्या? नहीं, हमें क्या करना होगा, उसे अटैच करना पड़ेगा। ये चीज मेन है। अब सीएसएस लिखते हैं तो सीएसएस फाइल अलग चल जाती है क्या एक फोल्डर में रहने से? नहीं, हमें अटैच करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर मुझे अटैच करना है तो मुझे ये स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करनी होती है और इसमें एसआरसी नाम के एट्रीब्यूट पे मुझे क्या देना है? पाथ देना है। जैसे कि हम इसका देते हैं, सीएसएस का देते हैं। ओके? तो मैंने यहाँ पे पाथ दिया और स्टोर किया और यहाँ पे जो भी लिखा अब यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके? तो ये दो इन्वायरमेंट्स हैं, एक तो कंसोल या फिर हमारा VS कोड एडिटर, जिसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जो परमानेंट मेमोरी है वहां पे स्टोर होगा। ओके? तो कंसोल का भी इस्तेमाल करेंगे हम जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है हमारे कोड की, मैसेजेस कुछ जो हमने खुद लिखे हैं खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके लिए हम कंसोल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो विंडो है ये वाली, ये सारे यूजर के लिए, ये सारा जो विंडो है यूजर के लिए, ये वाला जो है हमारे डेवलपर्स के लिए होता है। ओके? तो फिर से बताता हूँ, हमारे जावास्क्रिप्ट को हमें सेटअप करना है तो क्या करना है? स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करना है, एसआरसी एट्रीब्यूट और उसमें पाथ डालना है। बस इतना ही है। और इसे लास्ट में लिखना है। अब इसे लास्ट में क्यों लिखना है? यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके बारे में ना हम आगे और जानने वाले हैं जब हम डोम पढ़ेंगे। ओके? क्योंकि अब ये चीज ना समझ नहीं आएंगे क्यों यार नीचे दे रहा है। ऑफर भी दे सकते हैं ना, जैसे लिंक में हम लिंक देते हैं, सीएसएस हम इंटीग्रेट करते हैं। यही क्यों नीचे यार, हम जानेंगे डोम के सिस्टम में। लेकिन जो ज्यादातर जो है हम स्क्रिप्ट नीचे या फिर ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम नीचे लिख रहे हैं। ओके? तो हर किसी को समझ आया कि सेटअप कैसा करते हैं या फिर नहीं? तंबू रेहान को 2 बार समझ में आया, शायद को एक बार। ठीक है, अरबिना को समझ में आया। ओके, कशिश, मोहम्मद, केस, जाफर, अकरम शेख, यस, सादिक को भी समझ में आया, महक को भी समझ आया, अरविंद कुमार, अरविंद कुमार या शायद अरविंद कुमार, आई डोंट नो, सॉरी अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ओके, सो डेवलपमेंट कैसे सेट करना है ये सभी को समझ में आया। अब समझते हैं कोड एडिटर होता क्या है। आई थिंक सुल्तान ने सर ने बताया होगा, लेकिन मैं थोड़ा वो बताता हूँ। कोड एडिटर क्या है? हम तो जो कोड है ना ये वाला, ये हम नोटपैड में लिख सकते हैं ना,
ये जो कोड है ना, ये नोटपैड में लिख सकता हूँ मैं। क्या एतराज है यार? कुछ एतराज नहीं है। जब मैं सेव करूंगा ना, इससे जो है एचटीएमएल करके स्टोर करूंगा मैं, चल जाएगा फाइल। दिखा हो गया? तो यहाँ पे ना मैं ट्राई डॉट एचटीएमएल करता हूँ। बाय स्टोर किया है, तो अभी क्या था स्टोर को मैंने, फिर से करते हैं। इसको एक नया बनाता हूँ मैं, फिर देखते हैं। हाँ ठीक है, डाउनलोड्स में हो गया है। ठीक है, डाउनलोड में देखते हैं। ये देखो बन गया ना। तो हम यूज क्यों कर रहे हैं यार ये वीएस कोड, ये जो कोड एडिटर्स वगैरह? क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें हमें कई सारे सॉरी यार, थोड़ी तबीयत जो है खराब है। यस, तो हम वीएस कोड ऐसे एडिटर्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज इसमें कई सारे फंक्शंस या फिर फीचर्स हमें मिलते हैं। जैसे कि मुझे मेरे पूरे जितने भी फाइल्स है ना, मेरा फोल्डर है राइट, उससे मुझे जितने फाइल्स देखना है, यहाँ पे सर्च है, मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है स्लाइड्स में देखना है मेरे किस फाइल में मौजूद है, यहाँ पे index.html में आया, और यहाँ पे भी है जावास्क्रिप्ट की फाइल में, तो आ गया। अगर जब हमें वर्जन कंट्रोल करना होता है, तो हमारे सोर्स का या मतलब हमारे फाइल्स का वर्जन कंट्रोल मतलब क्या? सिंपली बोलूँ तो जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आता है मार्केट में, तो आता है ना 1.0, 2.0, 3.0, ये क्या है? उसके वर्जन्स है राइट। तो वैसे वर्जन करने भी हमें वैसे वाला टूल हमारे वीएस कोड में है। हमें हमें डीबग करना है। हमारे को डीबग करना मतलब कि देखना है कि चल कैसे रहा है, कुछ इश्यू आया है तो उसे हमें ढूंढ के निकालना है, तो उसे डीबग कहते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस है, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स है छोटे छोटे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थंडर क्लाइंट है जो मैं बैकएंड के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बैकएंड की एपीआईज के लिए। तो ऐसे कई सारे फीचर जो है हमारे जावास्क्रिप्ट वीएस कोड में है। ओके, तो हमने ये भी देखा इंटीग्रेशन विद एचटीएमएल, embedding जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल बाय स्क्रिप्ट टैग, एंड स्क्रिप्ट टैग की यूसेज भी हमने देखे। ओके, तो हर किसी को समझ में आया कि हम जावास्क्रिप्ट कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ओके, देन बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैसेज पे ना यार बोर हो जाता है, यस यस लिखो और मैं देखूं, ये इजी पड़ता है ना। तो ठीक है, अब हम थोड़ा ना आगे बढ़ते हैं। हाउ टू हैंडल डेटा इन जेएस। सो पहले हमें पूछना चाहूंगा कि डेटा क्या होता है? किसी को पता है डेटा क्या है? क्या होता है डेटा? इंफॉर्मेशन, और कुछ? ऐसा कोई नहीं होगा जिसे डेटा कभी सुना नहीं होगा। फर्दर नहीं लिखा है रॉ मटेरियल, करीब करीब में ही है आंसर तुम्हारा, पर करेक्ट नहीं गया। और कुछ? बाकी लोग क्या बोलते हैं? महक, साद, अकरम, इलियास ने लिखा है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड जेर अनिस खान ने लिखा है a set of information that is text, image, audio, video and etc. अरबिना ने लिखा है इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। इस जितने भी आंसर दिए ना, या तंबू रहमान ने सही लिखा है, और कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर एंड वर्ड्स, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर। तो हर किसी ने कहीं ना किधर ना कहीं डेटा सुना है, और एक रफ सा डेफिनेशन पता है। अब जिसने मुझे बताया ना, ये लिखा है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अरबिना लिखा है इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रॉस एंड कॉलम्स। अब मुझे ये बताओ यार कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन फर्क क्या है फिर? क्या होता है फर्क डेटा एंड इंफॉर्मेशन में? हम तो बहुत इंटरचेंजेबली वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कशिश ने लिखा है डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन,
तो फिर इंफॉर्मेशन क्या है? तो ठीक है, मैं ना थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। अब जैसे कि मैं ना, मेरा नाम है अरबाज, मेरे अब्बा का नाम याकूब, सरनेम अंसारी, मैं रहता एरोडा में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एच टी टेक सोल्यूशंस में। मेरा आधार का नंबर ये है, मेरा पैन कार्ड का नंबर ये है, वोटर आईडी का नंबर फला फला कुछ है। ये सारी क्या हो गई मेरी इंफॉर्मेशन है, राइट। लेकिन जब मुझे सपोज या जब वो सपोज कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या ये सारी चीजें मुझे जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, मुझे कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। सेट ऑफ इस सारे इंफॉर्मेशन से कुछ चीजें मुझे देनी पड़ती है, जैसे कि मेरा आधार कार्ड, राइट, मेरे एच सी के सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स प्रिंट्स, राइट, इतना ही मांगते हैं। अब वो ही नहीं पूछते कि घर में कितने लोग हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीजें मुझे नहीं जाननी, ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं उन्हें क्या दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन से कुछ चीज दे रहा हूँ, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके। तो वो क्या है, डेटा। तो इंफॉर्मेशन का सबसेट है, सबसेट नहीं कहेंगे, सबसेट ही कहेंगे आई थिंक, कि छोटा सा पार्ट है डेटा। तो मल्टीपल डेटा वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन। ओके, तो समझ में आया कि क्या फर्क है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में? ओके, 3 लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं। क्योंकि ये चीज जो है ना, डेटा इंफॉर्मेशन, ये जानना जरूरी है कि क्या रहती है। क्योंकि अब हम जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, हम डेटा लेते हैं। ओके, अब डेटा एंड वेरिएबल्स। अब डेटा समझ गए, कुछ इंफॉर्मेशन से कुछ छोटा सा चीज बोल सकते हैं हम कि एक्सट्रैक्ट किया है हमने। अब वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब मैं बोलता हूँ। अब जैसे कि मेरे ना कंप्यूटर में कुछ फाइल सिस्टम है, राइट, ये फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल्स मेरे स्टोर कर रहा हूँ। उसे रीड करने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, डिलीट करना है तो डिलीट कर रहा हूँ, राइट। कुछ एक जगह है ना जहाँ पे मैं डेटा क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। तो वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो हमें जरूरत पड़ती है एक स्टोरेज की, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि हमारा ब्रेन है, अब इतने सारे नाम है मुझे जिसके नाम याद है, अरविंद, अरबीना, अरविंद कुमार, तंबू, साद, इतने सारे जो नाम है मेरे दिमाग में क्या है, स्टोर हो गए, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरे नाम जितने भी नाम से स्टोर हो गए, राइट। वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें स्टोर करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो वो होता है वेरिएबल्स। कि वेरिएबल क्या है, टू स्टोर डेटा इन कोड और प्रोग्राम। ओके, तो वेरिएबल की बेसिकली हम क्या कहें, स्टोरेज बनाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहां पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। इतना क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है कि डेटा टाइप्स। अब डेटा तो हम समझ लिए, लेकिन डेटा के क्या है, अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि मेरा नाम अरबाज है, राइट। मेरा जो आधार कार्ड का नंबर हो कुछ 42391 कुछ है, एक नंबर है, राइट। या फिर आज मैं खाना में क्या खाऊंगा, क्या मैं बिरयानी खाऊंगा या शोरमा खाऊंगा, यस और नो, ये भी क्या है, एक टाइप है डेटा का, राइट। या फिर कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ स्टोरी नहीं करूंगा। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स में मुझे चाहता हूँ उसमें कुछ डेटा रखूं या मत रखूं, राइट। तो वैसे ही जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उसमें हम हमेशा कुछ स्टोर करें, हम उसे खाली भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे कुछ खाली बक्से होते हैं, राइट। अब जो हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या है, नंबर्स या स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल, ऐसे कई सारे हैं। पर हम अभी के लिए इतने एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स आएंगे वैसे हम और इसमें डीप में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डेटा तो हम समझ लिए, अब बढ़ते हैं डेटा टाइप्स। जैसे मैंने कहा मेरा नाम क्या है, अरबाज, वो क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या, सेट ऑफ कैरेक्टर्स और अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो हम जो ऐसे लिखते हैं ना, पैराग्राफ हो गया या कुछ कोट है, जहाँ पे वर्ड्स है वहां पे कैरेक्टर्स है, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग मतलब क्या है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में,
जैसे कि नेम, पैराग्राफ, कोई कोट हो गया, कोई एड्रेस हो गया, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स। जैसे कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स में या फिर वो क्या फिर एक कैरे भी ले सकते हैं हम। जैसे कि ग्रेड हो गया, ग्रेड क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग कहते हैं हमारे डेटा टाइप को। इस डेटा टाइप को क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग कहते हैं। और जैसे कि हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि फोन नंबर हो गया, वोटर आईडी हो गया, ओके, या फिर पिन कोड हो गया, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे क्या है, डेटा टाइप, ये है नंबर्स। ये सिंपल है, ओके। लेकिन कुछ होते हैं ना, जैसे कि एम आई गोइंग टू ऑफिस टुडे और नॉट, एम आई फीलिंग वेल टुडे और नॉट। आज मैं ऑफिस जा रहा था, आज गया था, यस, आई एम फीलिंग नो। तो ये क्या है, नो यस। तो ऐसे चीजें रहती है ना कि हम जैसे यस एंड नो में हम जवाब देते हैं हमारे लाइफ में। जैसे कि यार मेरा दोस्त मिल गया ना, तो दोस्त आया ना उसके गांव से, तो मैं जाऊंगा लोनावला, या फिर मैं नहीं जाऊंगा, हाँ या ना, राइट। ऐसे भी डेटा टाइप रहते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, जिसे हम कहते हैं बुलियंस, ओके। तो ये तीन चीज समझ में आई सभी को, बुलियन, नंबर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नंबर समझ में आ गया रहेगा। शायद ही लिखा है बुलियन ट्रू एंड फॉल्स, हाँ, वो भी कह सकते यस और नो के लिए, या फिर ट्रू या फॉल्स के लिए, यस और नो, या फिर वन और जीरो, ओके। एक है बुलियंस वैल्यूज है। तो सभी को समझ में आया बुलियंस वैल्यू क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। जब से वो प्रैक्टिकल समझेंगे ना, और ये जो चीजें है ना बुलियन, हमें और अच्छे समझ में आएंगी। स्ट्रिंग और नंबर तो सबको क्लियर ही होगा, क्योंकि हम रोजमर्रा में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही कुछ और टाइप्स है, अनडिफाइंड, नल, अनडिफाइंड, नल। ये क्या होता है मेनली, बेसिकली दे आर सेम, पूरे तरीके से सेम नहीं, पर सिमिलरली कंसिडर करते हैं इसे। एंड ये जो डेटा टाइप है, ये एक ही होना चाहिए था, लेकिन ये जो है जावास्क्रिप्ट में बग है। इतना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक बुक है एलिक्वेंट जावास्क्रिप्ट, उसमें मैंने पढ़ा था कि व्हाई देयर आर टू डेटा टाइप्स जो सिमिलरली काम करते हैं, अनडिफाइंड एंड नल, तो क्यों है अलग अलग यार। तो ये क्या एक बग है जावास्क्रिप्ट में। सो अनडिफाइंड और नल मतलब क्या, एम्प्टी। जैसे कि कोई बॉक्स है, तो उस बॉक्स में मैंने कुछ कैरेक्टर स्टोर किया, या फिर नंबर स्टोर किया, या बुलियन वैल्यू स्टोर किया, ट्रू फॉल्स यस और नो, वह स्टोर किया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरा बॉक्स है, जो मेरा स्टोरेज है, मैं उसमें कुछ भी स्टोर नहीं करना चाहता, एम्प्टी। तो एम्प्टी को हम क्या बोलेंगे, नल या अनडिफाइंड। अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट है, वो हम आगे और जब हमारा कंसेप्ट आएगा हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, जेएस आर्किटेक्चर, उसमें हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे, ओके। तो हमने दो दो नहीं, हमने चार डेटा टाइप्स देखे, स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियंस एंड अनडिफाइंड और नल। तो हर किसी को क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज। जफर मोहम्मद, समझ में आया? नकी, यस, ओके। अकरम को समझ में आया। तो ये कुछ डेटा टाइप्स है, ऐसे कई सारे हैं। जैसे कि हम ना गूगल करके दिखाता हूँ, बहुत सारे मिलते हैं हम लोग। बिग इंटी है, डेटा टाइप्स इन दिस, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे उन्हें कमी दिए हुए और भी है, लेकिन इतने मेजर है कि जो रहते हैं बुलियन नंबर देखा, बिग इंट है, सिंबल है। ओके, ये हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते ऐसे वाले, तो अब मैं इसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसे भी वो डेटा टाइप्स है। ओके, जब इसका यूज केस आएंगे वैसे से हम एक्सप्लोर करेंगे नए नए डेटा टाइप्स भी। अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है। अब हमने समझ लिया डेटा को भी और वेरिएबल को भी। डेटा क्या है? कुछ एक्सटेंडेड क्या वो एक्सटेंडेड डेटा इज एक्सट्रैक्टेड थिंग फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन, एंड वेरिएबल क्या है? टू स्टोर दिस डेटा, देयर इज सम स्टोरेज इन आवर कोड, इन आवर प्रोग्राम। ओके, तो ये समझ में आया डेटा एंड वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। इसके बाद अभी हम इसे हमारे डेटा को स्टोर करने वाले हैं। वो हमारा आज का ये है कि तो करके जाना है अपने पास। सो ठीक है, अब डिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड रीइनिशियलाइज क्या होता है वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स, ऐसे कोई इसका मैथमेटिक्स नहीं था कभी, होगा ही नहीं कि हर किसी का मैथमेटिक्स था ही। आई थिंक इतना ठीक है ना, क्या और बड़ा करो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जूम करके बड़ा देखो। इतना ठीक है ना? ठीक है। सो ठीक है, वेरिएबल्स एंड डेटा। जैसे हमने मैथमेटिक्स में ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम कहते थे, तो उसमें होता था कि कंसीडर y इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 9, वेयर r इक्वल टू 3.14। ये चीजें याद है सभी को? हम ऐसे करते थे मैथमेटिक्स में, राइट? तो ये जो है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जब हमें कुछ कंप्यूटर्स को कुछ डेटा स्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y में इक्वल टू 0 किया, मतलब y की वैल्यू क्या है? 0 है। x की वैल्यू क्या है? 9 है। r की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 3.14। r की वैल्यू क्या है? 3.14। ये तो हमने हमारे दिमाग में स्टोर किया ना लिख कर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ लिखे और कंप्यूटर से रीड कर रहे हैं, तो उससे कंप्यूटर को ना ये वाली लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, कंसीडर, लेट, वेयर, देयर, ऐसी वाली। उसके लिए क्या है? ग्रामर है, सिंटैक्स है। ओके, तो सिंटैक्स हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके पहले ना एक चीज दिखाना चाहूंगा जो मैंने अब तक की है। ये डबल स्लैश क्या होता है, किसी को पता है क्या? एचटीएमएल में कमेंट्स देखा तुमने? देखा ही नहीं एचटीएमएल में कमेंट्स वगैरह कुछ? ओके, फर्जी ने लिखा है हाँ। हाँ, कमेंट्स, यस। तो हर किसी ने कमेंट्स देखा है एचटीएमएल में। वैसे कमेंट्स क्यों करते हैं बताओ जरा मुझे कोई। माइक पे बोले तो बेहतर होगा रादर देन टाइपिंग जस्ट इन अ मैसेज। ओके, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, साल बैग ने लिखा है, फर्दी ने लिखा है अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू राइट। ओके, और कुछ? हम रफ पेज क्यों बनाते हैं यार? हम रफ पेज पे कुछ लिखते क्यों है रफ बुक्स में? वैसे ही कुछ है। Someone else can also follow it. Yes. To explain and document what the code does. हाँ, understanding and keep the part description for code, information about what we write in the tag. ऐसे कई सारे यूज केसेस सभी को पता है, एंड आई होप कमेंट्स तो पता ही है। या इलियास ने लिखा है इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू राइट इन द टैग। सिंपली मैं कहूँ कि जो कोड हमें रन नहीं करना है हम उसे कमेंट कर देते हैं। बेसिकली हम ये करते हैं, ये हम जो लिखा है ना कि फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, वैसे भी लोग करते हैं, पर कुछ कोड जो हम चाहते हैं हम रन ना करें यार, कि मैंने एचटीएमएल को टैग लिखा, मुझे मुझे ट्राई करना है उसकी, मैंने कहीं दिखता है,
मैंने CSS लिखा, मैं चाहता हूँ यार ना कुछ जो प्रॉपर्टीज है ना उसकी मैंने कैसे दिखता है। अब मैं हटाओ एक काम करता हूँ ना, CSS का तो प्रॉपर्टी से कमेंट कर देता हूँ। अब ट्राई करता हूँ। तो एरर ट्रेल के लिए भी हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और मेनली यही इस्तेमाल करते हैं। मैंने किसी को देखा नहीं कि कोई कमेंट लिख रहा है, ज्यादातर कोई कमेंट लिखता नहीं है। एक स्टैंडर्ड होता है कमेंट्स लिखने का। जब मैंने बेस्ट आर्किटेक्चर को लीड किया था मेरे कंपनी में, तो हमें एक कमेंट्स रखने पड़े थे क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। ओके, क्योंकि जब हमने कुछ फीचर्स बनाए थे, कुछ फंक्शन बनाए थे कोड में, हमारे प्रोग्राम में, तो हम चाहते थे कि वो जो चीज़ है वो हर किसी को समझ आए। तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस कमेंट्स लिखने पड़े थे। ओके, तो मेनली दो रीजन है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन या फिर एरर एंड ट्रेल के लिए कि चलता है या नहीं है, कैसा लगता है दिखने में इसके बिना, ऐसी चीजें करने के लिए। ओके, या इलियास ने लिखा है हाइड बग। बग हाइड करके फायदा क्या है इलियास, फिर से करना तो है। हाँ, ऐसे भी है कि इलियास की जब कुछ कोड चलते रहे ना, अभी हमें दिखाना है तो उतना हाइड करके हम दिखा देते हैं, लेकिन वैसा करना मैंने तो नहीं किया कभी की। कॉलेज में किया था प्रोजेक्ट में। तो हम यहाँ पर थे कि जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे हमारे, कंसीडर y इक्वल टू जीरो, लेट, वेयर, है ना, वैसे ही हमें कंप्यूटर में स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करना है, वेरिएबल, वेरिएबल नेम हियर इक्वल टू जीरो। जैसे मैथमेटिक्स का था राइट, ये जो वैर लेट मान लेते हैं वेरिएबल है, वेरिएबल ही हम लिख रहे हैं राइट, क्योंकि आगे चल के हम ना हमारे जब देखने के ना कि एक्स की वैल्यूज है, एक्स इंटू एक्स होने की, ऐसे कुछ चीजें। तो क्या हो रहा है, वेरिएबल मतलब क्या करता है, वैरी हो रहा है राइट, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, सेम लिखते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल लिखो, रादर देन कंसीडर, लेट, वेयर, अलग अलग वर्ड्स है हमारे पास। अभी एक ही वर्ड हम देखने वाले हैं, वेरिएबल। जैसे यहाँ पे ना मैथमेटिकल में हम लिखने के कंसीडर, लेट, वेयर, वैसे ही हमारे पास भी है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास अब मान लेते वेरिएबल ही है। ओके, और यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम ये लिखा राइट, y x r, वेरिएबल नेम हियर, फिर इक्वल टू जीरो। So now let's see how we write a variable in JavaScript. Where variable, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ नेम, ट्रेनी नेम देता हूँ। तो किसका नाम लिखूँ मैं, लिखता हूँ फरदीन का लिखता हूँ, फरदीन शेख। कुछ लगा कुछ नया लिख रहे हैं हम कि हमने तो कभी देखा नहीं था, वही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, थोड़ा इजी करते हैं। ट्रेनी फेव नंबर, माय फेव नंबर मैं लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ। क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे कंसिडर लेट वेयर था, यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, वैर इस्तेमाल किया, और सेम वही है। यहाँ पे मैं x लेता हूँ या y लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं y कुछ करके यू लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो पड़ता है यार, y x लिखता हूँ, चल रहा था ना मैथमेटिक्स में, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अगर किसी को सी लैंग्वेज पता है तो उन्हें पता है, हम इस तरह से कुछ लिखते थे राइट, उसमें भी सेम ही था लगभग लगभग। तो हमें जब भी कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, where my fav name, फिर मैंने इक्वल टू करके इसमें मेरा फेवरेट नंबर क्या किया, स्टोर किया। यही है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो किसी को है कोई डाउट इसमें, समझ नहीं आया? करते रहो यार, कि दो लोगों को समझ में आया, बाकियों को नहीं गया। ओके, तो आई थिंक कुछ 10 लोगों ने किया थम्स अप। तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं माय फेव नेम एंड इक्वल टू 7। तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, कि मैंने डिक्लेयर किया।
मेरा वेरिएबल नेम var के साथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी तो मैंने कुछ इनिशियलाइज किया, ओके। तो ये है where my favnum इक्वल टू 7। अब इसे हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या था, कोई बताएगा? कंसोल हो गया, कंसोल डॉट लॉग जो हमने पहले किया था। कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग सॉरी माय फेवनेम। अब देखते हैं कि ये आ गया क्या, कहाँ पे था हमारा, ओके। देखो मेरा जो फेवरेट नंबर है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। देखो कितना इजी है। हम हमारे कोड में, हमारे कोड की फाइल में है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल में हम कोई वेरिएबल बनाए और उसमें डेटा स्टोर करें। कोई किसी को लगा कुछ हार्ड है? तो सपोज ये तो माय फेव नंबर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा नाम सेव कर सकूँ। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, माय नेम। उसके लिए मैं ऐसे ही लिखूंगा कि यार अरबाज अंसारी। टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखते वैसे लिखेंगे आप। कंप्यूटर को समझ में आए कि यार ये डेटा टाइप कौन सा है, ये नंबर स्टोर कर रहा है या फिर स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है या फिर बुलियन। तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे अलग तरीके हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं, या फिर और भी तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो 3 तरीके हैं मल्टी पैराडाइम। तो स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो मुझे ये कोट, सिंगल कोट या फिर बैकटिक। ये बैकटिक कहाँ पे होता है, हमारे एस्केप जो बटन है ना टॉप लेफ्ट में, उसके नीचे वाला बटन। एंड जो थर्ड है जो हमारा था बुलियन, इज शॉर्मा इज माय फेवरेट। इसकी वैल्यू में 1 रखूंगा या फिर 0 या फिर ट्रू और फॉल्स। अब हम लिखते हैं यस। कंप्यूटर को ना यस समझ में नहीं आता, ये यस क्या रहता है। वो क्या बोलता है, मेरी लैंग्वेज में बोलो। जैसे मराठी में हो बोलते हैं हम, हिंदी में हाँ बोलते हैं, इंग्लिश में यस बोलते हैं। वैसे ही कंप्यूटर क्या बोलता है, ट्रू और फॉल्स। ओके, इज बर्गर इज माय फेव। नहीं यार मेरा फेवरेट नहीं है। फॉल्स, नो। फॉल्स का मतलब क्या है, नो। और ट्रू का मतलब क्या है, यस। अगर सपोज कि मैं ना सिर्फ एक एम्प्टी बॉक्स बनाना चाहता हूँ, एक सिर्फ वेरिएबल बनाओ, सब कोई इस्तेमाल ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास डेटा टाइप है एम्प्टी बॉक्स। उसे मैं क्या करूंगा, असाइन नल या अनडिफाइंड। तो इस तरह से हम इसे डिक्लेयर करते हैं। हमने देखा कि वेरिएबल में हम नंबर किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, माय नेम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, इज श्योर माय फेवरेट, यस और नो। उसकी कंप्यूटर कौन समझता है, यस और नो की जगह ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू लिखा है, इज बर्गर इज माय फेवरेट, फॉल्स, नो। ओके। एंड अगर मुझे सिर्फ एम्प्टी बॉक्स बनाना है, नथिंग, नथिंग, मुझे नथिंग, कुछ भी स्टोर नहीं करना, उसके लिए क्या करूंगा मैं, अनडिफाइंड या फिर नल। ओके, तो समझ में आया किस तरह डिक्लेयर करते हैं सारी चीजें। अभी हम सिर्फ एक एक करके ना प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय फेवरेट नल, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये दो जो नाम है ना कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे 2 मिनट, कंट्रोल डी, यहाँ पे माय नेम, और यहाँ पे हमारा है इज श्योर माय फेवरेट। अभी की एक ही लेता है, दो दो की लिखना। अब इसे प्रिंट की वैल्यू देखते क्या आ रही है, माय फेवरेट नंबर 7, माय नेम अरबाज अंसारी, इज श्योर माय इज माय फेवरेट, ट्रू। ओके, तो हमने प्रिंट करके देखा वैल्यूज क्या है। अब हम ना समझते हैं कि 3 तरीके की होता है, कि क्यों 3 तरीके हैं। अब मान लेते हैं ना, मुझे ना लिखना है सम, मान लेते हैं मुझे ना कुछ
मैसेज लिखना है। मैंने मैसेज में क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से लिखो, जैसे कि अब जो है ना मैसेज में प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या आता है। मैसेज लिखा और यहाँ पे ये लिखा। अब यहाँ पे देखो हेलो वर्ड आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डबल कोड नजर आए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है डबल कोड नजर आए, लेकिन ये तो एरर थ्रो कर रहा है, चल ही नहीं रहा हमारा कोड, चला ही नहीं, राइट। तो इस मामले में क्या करूंगा, ये इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे अंदर डबल कोड इस्तेमाल करूंगा। तो देखा यहाँ पे ये हेलो वर्ड विद डबल कोट्स आ गया। अब मान लेते मुझे अंदर ना सिंगल कोड इस्तेमाल करना है, जैसे कि ऐसे लिखा है मैंने, दैट्स आई वांट। अब देख रहा है ये एरर थ्रो करेगा, देखो एरर थ्रो कर दिया, नहीं चल रहा, कोड ही नहीं चल रहा हमारा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बाहर जो है ना उसको डबल कोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है सिंगल कोड डबल कोड दो चीजें हैं जिससे हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कि अगर मुझे अंदर सिंगल कोड लिखना है तो मैं बाहर डबल कोड लिखूंगा, अगर मुझे अंदर डबल कोड लिखना है तो मैं बाहर क्या करूंगा, सिंगल कोड से इनिशियलाइज करूंगा। तो समझ में आया? ओके, सो नबीला को समझ में आया, सात बेग को समझ में आया। तो अब ना समझते हैं कि अगर समझते यार मुझे ना डबल कोड भी दिखाना है सिंगल कोड भी दिखाना है मेरे स्ट्रिंग में, मेरे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स में, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में, जैसे कि अब ये तो मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं क्या करूँ यार, इसको अगर बाहर से मैं लिख दूं तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे मामले हम इस्तेमाल करेंगे बैकटिक। टाडा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अंदर सिंगल कोड भी लिखा और डबल कोड भी लिखा बाय यूजिंग बैकटिक। ओके, तो ये इस्तेमाल है बैकटिक का। तो समझ में आया बैकटिक का, क्योंकि ये ज्यादा मैं इस्तेमाल करने वाला है अभी। ओके, तो ये था हमारा वेरिएबल्स के बारे में। अब हम थोड़ा इसे जो है थ्योरेटिकली समझते हैं। जब मैं कोई वेरिएबल ऐसे लिखता हूँ माय, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ, तो इसको क्या करेंगे हम, डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे डिक्लेयर भी किया एंड इनिशियलाइज भी किया। इनिशियलाइज करना मतलब कि वैल्यू देना, उसे कुछ डेटा देना, जो भी स्पेलिंग है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यार कि मैं ऐसे लिखूं, मैं डिक्लेयर करूं, बाद में मैं माय सेव नेम इनिशियलाइज करूं, मैंने सेव लिखा, ऐसे भी चलता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे ना, जैसे कि मैथमेटिक्स में कि लेट्स कंसीडर y वेयर, लिखते थे ना ऐसे कि वेयर y इक्वल टू 9। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, लेट कंसीडर x y z, एंड यहाँ पे क्या करते, सपोज या फिर कुछ लिखते थे ना मैथमेटिक्स में, वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया और यहाँ पे इनिशियलाइज किया। ओके, ये समझ में आया डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन। ये थ्योरेटिकल टर्म्स ना हम जब डेवलपर्स बात करते हैं ना कभी कभार, तो इस्तेमाल करते हैं, इससे भी और अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम जानेंगे। सिर्फ शायद को समझ में आया, इसमें कितनी मेहनत लगती है यार, क्योंकि इसके बाद अब मैं रीइनिशियलाइज के बारे में बोलने वाला हूँ, तो वो थोड़ा इससे रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ कि हर किसी को ना एक एक कंसेप्ट जो है ठीक से समझ में आए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टाइम ज्यादा हो गया 8:30। यस कशिश, टाइम तो हो गया 8:30,
मैं ना सिर्फ 10 मिनट चाहता हूँ, सिर्फ 10 मिनट मिल सकते हो क्योंकि खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब एक लिंक बन गई ना हमारी वो टूट जाए। और बाकी लोगों को प्रॉब्लम है या फिर कुछ है? सिर्फ और 5 मिनट बस। ओके, ठीक है। ओके, तो मेजोरिटी के साथ जाएंगे हम, सिर्फ 5 मिनट और आज खत्म कर देंगे। तो ये हमारा डिक्लेयर करना, इनिशियलाइजेशन करना। अब मान लेते हैं मेरा ना मूड बदल गया, अब मेरा फेवरेट नंबर जो है वो 9 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, री इनिशियलाइजेशन भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर डिक्लेयर तो किया पर मेरा ना दिल बदल गया, अब ना मेरा जो फेवरेट नंबर है 9 है, तो हम फिर से रीइनिशियलाइज भी कर सकते हैं। मतलब एक जो मेरा स्टोरेज बना है, एक बॉक्स बना है, एम्प्टी बॉक्स, इसका नाम था माय फेम नाम, उससे पहले कुछ नहीं था। बाद में मैंने क्या किया, 7 स्टोर किया, लेकिन मेरा ना मूड बदल गया, अब मेरा फेवरेट नंबर जो 9 है, मैं 7 को निकाला, अब 9 को पुट किया। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन को ना दूसरा वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, बाइंडिंग। ओके, इसको हम बाइंडिंग कहते हैं, इनिशियलाइजेशन को। ये जार्गन वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कंपनीज में। तो ये ऐसी चीजें रहना चाहिए जरूरी, तो पता रहना चाहिए सभी को। ओके, तो ओके, सो आज के लिए इतना ही था। अब थोड़ा ना हम रिकैप लेते हैं और खत्म कर देते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये रिलेशन समझ में ना आया हो वगैरह, समझ में आया? ओके, ना या गॉट इट, कशिश है, क्यों समझ में आया? क्योंकि बेसिक था इतना कि हमने स्टार्ट के इतना समझ में आया, तो ये क्या चीज है यार, ये तो ऐसे समझ में आने वाली, क्या ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा हम रिकैप लेते हैं, हमने आज क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या रहती है, स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में समझा, कुछ ब्राउजर की हिस्ट्री जाना हमारे जावास्क्रिप्ट के साथ। एक वीक हुआ था उस टाइम, एक साल को कहा जाता है ग्रेट ब्राउजर वॉर, जो नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में हुई थी, जो अब दोनों में मौजूद नहीं है, बट या एक दौर था उनका भी। फिर एक माई इंटरनेशनल के बारे में जाना, कुछ अलग अलग ब्राउजर्स के बारे में जाना, जावास्क्रिप्ट की यूज केस समझे, कोर फीचर समझे, जावास्क्रिप्ट सीखना क्यों है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, एंड एज वेल फॉर बिगिनर्स। और फिर हमने कुछ सर्वे पे देखा कि जावास्क्रिप्ट की कितनी हवा है स्टैक ओवरफ्लो पे भी। फिर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट को हम सेटअप कैसे कर सकते हैं हमारे मशीन में। एक तो है कि हम सीधे ब्राउजर पे कंसोल करके जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें, या फिर हम कोड एडिटर के साथ जाए, वीएस कोड है, सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है, ऐसे कई सारे हैं, कोड ब्लॉक्स भी है, नोट पैड प्लस प्लस भी है, ऐसे कई सारे हैं। कोड एडिटर क्या होते हैं, कुछ कोड तो हम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं उसके साथ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर हमने देखा डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारे कोड में। अगर हमें डेटा स्टोर करना है हमारे कोड में, हाँ, कोड में अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, स्टोरेज। हम वेरिएबल्स छोटे छोटे स्टोरेज हम बनाते हैं हमारे कोड में डेटा स्टोर करने के लिए। तो डेटा टाइप्स क्या क्या है, जैसे नंबर है, जैसे कि 1 2 3 5 4, 1.9, 3.99, ये भी नंबर से हो गया है। और स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हमारा नाम या जैसे कि नाम हो गया, पैराग्राफ हो गया, कोट हो गया, सारे क्या स्ट्रिंग है। बुलियन क्या है, यस और नो। ओके, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स। हम हमारे लैंग्वेज में यस और नो तो इस्तेमाल करते हैं, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, राइट। हिंदी में ये हाँ या ना, मराठी में हो नाही, असं काय वेगळं वेगळं है ना सगळं। तो वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन हम इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही फिर अनडिफाइंड है, नल है। ओके, फिर हमने देखा कि डेटा स्टोर कैसे करना है। डेटा स्टोर के पहले हमें एक स्टोरेज बनाना पड़ेगा,
स्टोरेज में फिर हम क्या करेंगे, कुछ स्टोर करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, इनिशियलाइजेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि वो डेटा है वो निकल के कुछ नया डेटा स्टोर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, री इनिशियलाइज, जो हमने यहाँ पे देखा। तो किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? कैसा लगा आज का लेक्चर, समझ आया पूरा? ओके, जफर शेख को समझ में नहीं आया। ओके, जफर शेख को अब समझ में आ गया। इस जफर शेख कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो मजा आया ना आज के लेक्चर में? ऐसे हम कुछ इंटरैक्टिव हम चीजें करेंगे रोज, कुछ और इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जावा में हम कैसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वगैरह। ओके, तो कल हम देखने वाले हैं वैर, लेट और कॉन्स्ट। अभी होता क्या है वो हम कल के सेशन में देखेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद। किसी कोई डाउट वगैरह है या